हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना। तो एनसीईआरटी का ही मैं सवाल पहले गेस कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स का 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, वीडियो दी हुई है। आप वीडियो में जाके पूरा प्लेलिस्ट जाके देखिए, वीडियो में पूरा वीडियो लाइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले। अगर पहली बार आप लोग चैनल पे आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड जो बच्चे सवाल करते हैं सर मैं इस बोर्ड से हूँ, मैं इस बोर्ड से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो देखिए सब बोर्ड का सिलेबस क्वेश्चन सब सेम है, सिलेबस सेम है, बस लैंग्वेज पेपर अलग अलग है। ठीक है ना। बाकी मैथ, साइंस, सोशल लगभग सबका सेम है। तो घंटा वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, इससे ये फायदा होगा जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। एंड इस आईडी से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट हम आपको सवाल समझाते हैं। एंड आपको अगर 10 में से 10 सवाल याद होगा तो यार कांग्रेचुलेसन, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन जितना भी याद होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर याद नहीं रहेगा तो प्रॉमिस पहले करो कि आपको इन सवालों को लिखना है कॉपी में और याद करना। ऐसे तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा, जो सुन करके आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और अगर आपने एक बार लिख भी लिया तो याद हो जाएगा। सबसे पहला सवाल है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं। उत्तल लेंस को ही क्यों हम पीछे देखने के लिए वरीयता का मतलब वो अहमियत क्यों देते हैं। हम अवतल दर्पण क्यों ना लगाते हैं यार, उत्तल ही दर्पण क्यों लगाते हैं, आइए जानते हैं। उत्तल दर्पण वस्तुओं का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपको पता है इसका उत्तल दर्पण के बारे में, उसको उत्तल दर्पण का जो प्रॉपर्टी उसके बारे में पता है कि उत्तल दर्पण में आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। या ड्राइवर को बड़े क्षेत्र को करीब से देखने में सक्षम बनाता है। मतलब जो दर्पण होता है ना, जो साइड मिरर लगा रहता है, देखते ना छोटा सा रहता है मिरर, इतना बड़ा ट्रक है उसमें छोटा सा दर्पण रहेगा। अब इस छोटा सा दर्पण में पूरा इधर का पूरा सीन दिख जाता है ना, इसमें इस दर्पण में, इस आईना में पूरा सीन दिख जाता है। तो वही बोला जा रहा था कि ड्राइवर को बड़े क्षेत्र को करीब से देखने के लिए पूरा सक्षम मतलब होता था, बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है सदैव जो है पश्च दृश्य के दर्पण में किया था। आपको ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर में अगर आपने इतना लिख दिया भाई तो नंबर काटेगा नहीं, आपको देगा। एंड इंग्लिश वाले प्यारे स्टूडेंट एकदम ललचा के बैठे हुए होंगे यार कब इंग्लिश आएगा तो नोट कर लो इसको फटाफट। इंग्लिश वाले मैंने तो अंडरस्टैंड कर ही दिया है, इसको नोट कर लेना आप लोग एंड छाप देना एग्जाम में। आगे पढ़ते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका कथन क्या, इस कथन का मतलब क्या है, क्या इसका अर्थ क्या है। तो जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आपको पता है हीरा का अपवर्तनांक ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। होने इसका अभिप्राय यह है, इसका मतलब यह है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। ठीक है, यानी कि वायु में या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। ठीक है ना। अर्थात हीरे में प्रकाश की चाल उसकी निर्वात की चाल की 2.42 गुना कम होता है। किसमें, हीरे में प्रकाश की चाल उसकी निर्वात में चाल की, जाहिर सी बात है यार, निर्वात में तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है और हीरे में तो खैर उससे कम ही रहेगा। कितना कम होता है, अच्छा काम लिखा गया, सॉरी कम होगा। ठीक है, कितना कम होता है तो 2.42 टाइम्स जो है कम होता है। ठीक है ना। मतलब हीरे में जो प्रकाश की चाल है और वही निर्वात की चाल की अपेक्षा देखा जाए तो हीरे में प्रकाश की चाल 2.42 गुना कम है, वही उसका अपवर्तनांक कहलाएगा। ओके, यहाँ पे इंग्लिश वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। नेत्र की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद है कि ये सारा सवाल आपने याद कर रखा होगा। अगर याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए, है ना। संभावित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या बोलता है। सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं आप सामंजन क्षमता, सामंजन क्षमता होता क्या है। तो देखिए, अभिनेत्र की वह क्षमता, यानी कि अभिनेत्र मतलब नेत्र हो गया, आंख हो गया, अभिनेत्र की वह क्षमता जिसके कारण जो है वह अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। समायोजित मतलब एडजस्ट करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। मतलब ये हुआ ना कि जैसे हमको दूर वस्तु को देखना है तो तुरंत फोकस दूर के पास पहुंचा देगा, हमको करीब की वस्तु को देखना है तो आंख में फोकस करीब हो जाएगा। तो ये जो दूर हो जा रहा है, तुरंत आप दूर देखते हैं तो दूर दिखाई पड़ता है, नजदीक देखते हैं तो नजदीक दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है ये क्या है, ये क्या है शक्ति, ये सामंजन क्षमता के कारण ऐसा हो रहा, ताकि ये फोकल लंबाई को समायोजित कर सके एवं दूर से आने वाली किरणों को स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित कर सके। यही तो होता है ना, हम अगर दूर से कोई चीज देख रहे हैं ना, कोई चीज दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो पूरा
आसानी से तुरंत फोकस कर दे रहा है दूर को, है ना। और अगर नज़दीक देखते हैं तो नज़दीक फोकस करते हैं, तो कितना फास्ट करता है ये, तो यही होता है समंजन क्षमता। इसको नोट कर लेना, ओके। और नीचे कमेंट जरूर करना कि कितना सवाल याद है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भी गया है, 2-3 बार सवाल पूछा है, ज़्यादा बार पूछा है। और सूर्योदय के समय सूर्यास्त रक्तभात क्यों? सूर्योदय या सूर्यास्त दोनों बोलेंगे, यानी कि सूर्य जब डूबता है और जब सूर्य निकलता है, जब सूरज डूबता है और जब सूरज निकलता है, उस समय सूरज रक्ताभ के मतलब लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? तो देखिए जानते हैं ऐसे, इसके पीछे क्या फैक्ट है, आपको बहुत सा फैक्ट पता होगा इसमें। देखिए सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश को प्रेक्षक मतलब जो देखता है, जैसे हमने देख रहा तो मैं प्रेक्षक हो गया, आपको दिखता है ना लाल कलर डूबने टाइम और निकलने टाइम, मतलब आप क्या हो गए? प्रेक्षक। प्रेक्षक मतलब जिसको दिखता है। तो सूर्योदय के समय सूर्य से प्रकाश को प्रेक्षक तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जाहिर सी बात, जिस टाइम सूरज डूबता है या जिस समय सूरज निकलता है, सवाल सूर्यास्त भी बोल सकते हैं, सूर्योदय या सूर्यास्त दोनों सेम आंसर होगा, ठीक है ना। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है ना वायुमंडल से लंबी दूरी तक तय करनी पड़ती है, क्या? प्रकाश को। वहाँ सूर्य से प्रकाश हमारी आंखों में आने के लिए बहुत लंबी, क्योंकि नीचे होता ना सूरज, यहाँ आप यहाँ पे खड़ा तो एकदम पूरा नीचे होता, ढला हुआ होता है, और यहाँ पे रहेगा तो कम दूरी रहता है ऊपर में। तो ये ढला हुआ है, इधर भी ढला हुआ है, डूब रहा निकल रहा, तो ढला हुआ है, तो दूरी कम ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। अब सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की प्रकिरण के कारण जो है, अब प्रकाश प्रकिरण भी तो होता है ना, अब जो लघु तरंगदैर्घ्य मतलब जो कम तरंगदैर्घ्य वाला जैसे नीला प्रकाश खत्म हो जाता है, यानी कि इतना दूर से जब आ रहा ना, तो उस सूर्य की प्रकाश इतना दूर से आ रहा कि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, खो देता है। लेकिन एक तरंगदैर्घ्य है, एक कलर है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल कलर का तरंगदैर्घ्य बहुत ही ज्यादा होता है। तो वही मैंने लिखा, दीर्घ तरंगदैर्घ्य का लाल प्रकाश थोड़ा ही मतलब बहुत कम प्रकीर्णित होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर। और इस प्रकार प्रेक्षक तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश में नीला कलर लगभग जो है अनुपस्थित होता है, और केवल लाल प्रकाश ही हम तक पहुंचता है। इसीलिए हमको जो है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है, रक्ताभ दिखाई देता है। यही तो मतलब है। समझ आ रहा क्यों? इसके पीछे बस यही एक लॉजिक है, कलर, रंग, यानी कि नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, स्कैटरिंग बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जिस समय डूबता है और जिस समय निकलता है उस समय सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, दोपहर से भी ज्यादा दूर। दोपहर में तो नजदीक होता है, लेकिन जिस समय निकलने और डूबने के समय जो है सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, और उस समय जो प्रकाश आती है हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो नीला कलर जो है ना खत्म हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। लेकिन लाल रंग जिसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही ज्यादा है, वो बहुत कम, नहीं के बराबर स्कैटरिंग होता है, और हमारी आंखों तक सिर्फ और सिर्फ लाल ही कलर पहुंचता है, इसलिए हमको लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। यही बात है, मतलब हमको मेरी आंख में लाल कलर पहुंच रहा है, इसलिए हमको लाल दिखाई पड़ रहा, कारण ये है। अब तुम लोग इसको नोट कर लो इंग्लिश वाले फटाफट। वाई डज द सन अपियर्स टू बी ब्लड शॉट, अरे बाप रे, ब्लड शॉट है ना, रक्ताभ एट सनराइज। थोड़ा सा यहाँ पे भी है इसका पार्ट, ओके। आगे देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? आप 4 को कारक लिख दीजिएगा ना, 2 नंबर देने से तो कोई माय का लाल नहीं काटेगा। हालांकि 2 ही पॉइंट लिखेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको। ये सवाल आपको 2 ही नंबर वाला सवाल में पूछेगा, 5 नंबर सवाल में ये सवाल नहीं पूछता है, ठीक है ना। 5 नंबर में पूछेगा जनित्र की संरचना करें, उसका सिद्धांत लिखे, क्रिया विधि लिखे, ऐसे पूछता है। ये सवाल आपको 2 ही में पूछेगा, तो हम ज़्यादा क्यों लिखेंगे? इसमें हम ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चालक की लंबाई पर नहीं लिखना उतना कि चालक की लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, घटाने पे घटता है ना। चलिए मैं यहाँ बताता हूँ कि चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा होगा अगर आप एग्जाम में पॉइंट वाइज बना के लिखो, समझ में आ रहा ना। एग्जाम में कोशिश करो, अगर सवाल एग्जाम में लाभ के बारे में बोल दे तो पॉइंट बना दो, हानि के बारे में बोल दे पॉइंट बना दो, विशेषता के बारे में बोले पॉइंट बना दो, है ना। तो देखिए पॉइंट बनाइएगा तो इससे होगा ना, पॉइंट से नंबरिंग आपका बहुत अच्छा मिलेगा, और सेंटेंस गलती भी नहीं होगा आपको लिखने में। देखिए चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, बस इतना लिख दिया चलेगा, क्योंकि आपको पता है, उसको पता है यार कि चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटाने पे घटता है। चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि चालक क्या है, सोना है कि चांदी है कि तांबा है। चांदी है तो बहुत फास्ट चल जाएगा विद्युत धारा, है ना। तांबा है तो थोड़ा उससे स्लो हो जाएगा। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, एरिया पर भी डिपेंड करता है भाई। अगर एरिया बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, है ना। एरिया छोटा कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इतना लिखिएगा, 2 नंबर काफी है इसके लिए, ओके। ये है आपका इंग्लिश वाला।
चलिए नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियां यानी कि जो विद्युत वाला जो सामान है उसको हम लोग पाश्चर्य क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है। अगर जो विद्युत वाला सामान है उसको हम सीरीज में कंबाइन नहीं करके क्या करते हैं, हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं। क्या फायदा है, क्या है फायदा? अगर हम विद्युत वाला सामान को अगर समांतर क्रम भी बोलते हैं, पाश्चर्य क्रम को समांतर क्रम भी बोलते हैं, तो अगर हम विद्युत सामान को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इससे फायदा क्या है? श्रेणी क्रम में के स्थान पे समांतर क्रम करते क्या फायदा है जानते हैं? तो देखो लिख लिया मैंने, फायदा को पॉइंट वाइज बना दिया, ठीक है ना। इससे होगा ना कि बहुत इफेक्टिव बनेगा। प्रत्येक विद्युत उपकरण में वोल्टेज समान होता है। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना तो होता है क्या, जितना भी विद्युत उपकरण है ना उसके हिसाब से वोल्टेज क्या उसको मिलता है, समान मिलता है। और उपकरण अपने प्रतिरोध के अनुसार करंट लेता है। जिस उपकरण का जितना प्रतिरोध होगा उतना करंट अपना लेगा, मतलब वोल्टेज समान होगा। सब उपकरण के लिए वोल्टेज समान होगा, लेकिन अब जो उपकरण जितना वोल्टेज का होगा, जितना प्रतिरोध का होगा उतना करंट वो लेगा। कोई छोटा सा बल्ब है तो छोटा लेगा, है ना, प्रतिरोध छोटा लेगा करंट। कोई बड़ा सा बैटरी चल रहा, बड़ा सा फैन चल रहा तो ज़्यादा करंट लेगा, एसी चल रहा ज़्यादा करंट लेगा, लेकिन वोल्टेज समान रहेगा। एक फायदा हो गया। दूसरा है समांतर प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध कम होता है। समांतर प्रतिरोध में अक्सर होता है कि कुल प्रतिरोध का मान कम होता है, यानी कि रुकावटें कम होती है। समांतर प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अगर टोटल प्रतिरोध का मान निकालता है, आपको पता है ना समांतर प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/R + 1/R2, R1 + 1/R2, तो घट जाता है। इसलिए सेल से अधिक धारा खींची जा सकती है। इसीलिए बैटरी से या तो फिर सेल से ज़्यादा धाराएं खींची जा सकती है, क्योंकि भाई साहब विद्युत प्रतिरोध कम हो रहा तो हम ज़्यादा धाराएं खींच सकते हैं। अच्छा, एक श्रृंखला सर्किट में यदि एक घटक विफल हो जाता है, अगर एक श्रृंखला सर्किट का मतलब ये हो गया जो घर में सर्किट लगा हुआ है और उनमें से एक तो फेल हो गया, एक तो जल गया, उड़ गया, तो सर्किट टूट जाएगा। क्या होगा, सर्किट टूट जाएगा और जितना सारा घटक और भी बचा हुआ है जो हमारे पास एसी, टीवी, फ्रिज सब बच जाएगा। यानी कि अगर किसी एक चीज़ को नुकसान हुआ, सर्किट अगर सर्किट में कोई घटक फेल हो गया, जैसे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ, इसमें कोई चीज़ एक फ्यूज हो गया तो क्या होता है, अगर कुछ घटक फेल हो गया, काम नहीं कर पा रहा, तो जो सर्किट लगा होता है ना, सर्किट अपने आप टूट जाएगा। टूटने से ही होगा कि आगे करंट फॉलो नहीं हो पाएगा, करंट बहेगा नहीं, करंट जाएगा नहीं, तो जो मेरा सामान जितना सारा लगा हुआ है बिजली वाला सब बच जाएगा। लेकिन अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो बस सुहा हो जाएगा जी। अच्छा, प्रत्येक विद्युत उपकरण को अलग से संचालित किया जा सकता है। अब इसमें ये होता है कि हर जितना भी अलग अलग तरह के आप सामान ले लीजिए, विद्युत उपकरण बिजली वाला है ना सामान, उसको अलग अलग प्रकार से संचालित कर सकते हैं। अलग अलग बटन उसको दे सकते हैं, स्विच दे सकते हैं, वही इसका मतलब हो गया। इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर तो खैर हंस करके देगा, रोने की तो बात ही अलग है, हंस करके देगा नंबर। ओके। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन ही क्यों उपयोग करते हैं? विद्युत लैंप के मतलब होगा विद्युत वाला बल्ब है, तो हम टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं? आपको पता है टंगस्टन उपयोग होता है ना विद्युत बल्ब में, बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग होता है। जानते हैं बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक मतलब बहुत ही ज्यादा, लगभग 3000 से ज्यादा, 3300-3400 के आसपास देता है, ठीक है ना। तो इसका गलनांक काफी उच्च होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा, उससे उच्च गलनांक से ज्यादा अगर वोल्टेज आएगा तभी गलेगा, ऐसे नहीं गलेगा वो। तो उसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है ना। और यह ऑक्सीकरण नहीं होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विद्युत बल्ब के अंदर से गैस को निकाल दे रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं ना, और हम क्या भरते हैं उसमें निष्क्रिय गैस भर देते हैं, तो इसीलिए क्या होता है यह ऑक्सीकरण भी नहीं होता है। इस प्रकार टंगस्टन फिलामेंट तब भी नहीं पिघलता है जब फिलामेंट के माध्यम से करंट के गुजरने के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न, मतलब बहुत ही ज्यादा वोल्टेज जाता है। एक्चुअली आप जो विद्युत वाला बल्ब यूज करते हैं जो पीला कलर का लाइट देता है, एक्चुअली जलता क्या है, वो जलता नहीं भाई, वो टंगस्टन जो है ना, टंगस्टन इतना गर्म होता है, इतना हीट हो जाता है कि उससे लाइट निकलना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो ये नहीं कि जल जाता है, नहीं, इससे इतना वोल्टेज आता है, इतना वोल्टेज इसको मिलता है, इतना वोल्टेज टानता है कि इसका टंगस्टन पूरा हीट हो जाता है, एकदम हीट, लाल हो जाता है, लाल, और लाल होता है, इतना हीट होता है कि वो पूरा रोशनी देता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ना। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये वाले सवाल। 7 नंबर सवाल हो गया। चलिए 8 नंबर, 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? सब सवाल में 2 नंबर वाला ही बता रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है ना। 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? देखिए, यदि 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी, काट देगी, तो होगा क्या, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक ही क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। काफी है 2 नंबर सवाल के लिए, काफी है 2 नंबर के लिए इतना आंसर लिखना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि मैं जो बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी उनमें से एक खास हो गया ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
तो आपको ऐसे लिखना है, अंडरलाइन कर देना है, मोटा से लिखना, आप डबल पेन मत चलाइएगा, ऐसे लिख लीजिएगा और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। अच्छा, यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं कि वे परस्पर लंबवत होता है, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे ये अंगूठा है, इसके बगल में क्या है ये, अच्छा ये वाला है तर्जनी उंगली, फिर मध्यमा फिंगर है, फिर उसके बगल वाला फिर पतली सी उंगली, छोटी वाली उंगली, ये बोल रहा। अब बोलता है आपको फिगर नहीं बनाना एग्जाम में। यदि हम बाएं हाथ के ये तीनों फैलाते हैं, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि वो लंबवत हो, 90 डिग्री पे हो, तो बोलता है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। देखिए इसी से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल निकलता है ना कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से अनुसार जो है तर्जनी क्या प्रदर्शित करता है, तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है ना, और मध्यमा फिंगर जो है क्या करता है, धारा की दिशा को इंगित करती है, और अंगूठा जो है चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को इंगित करती है। यही तो लिखना है आपको। अक्सर ज़्यादा तर्जनी वाला सवाल पूछता है कि तर्जनी उंगली क्या इंगित करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र करती है। तो इससे 3 ऑब्जेक्टिव सवाल निकल के आ गया सामने आपके, है ना जी। चलिए 9 वाला सवाल को इंग्लिश में भी नोट डाउन कर लो प्यारे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। ओके, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, आपको इतने सवाल पूछेगा तो बस 2 नंबर का पूछेगा। हाँ पूछेगा विद्युत मोटर का चित्र बना, सिद्धांत चित्र सहित व्याख्या कीजिए, कार्य विधि लिखे, तब वो 5 नंबर पूछेगा। लेकिन 2 नंबर सवाल पूछेगा, इतना लिख दीजिएगा काफ़ी है भाई, उसका पेट भर जाएगा, नंबर देगा, पेट भर के नंबर देगा। विद्युत मोटर पहले थोड़ा मैंने लिख दिया। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का फायदा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का फायदा क्या, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक दिमाग में आता है, लेकिन बच्चा आजकल सुधरेगा तब तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पड़ जाता है। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव अगर आपने याद किया तो ये वाला भी याद होगा रे भाई, तो यही भी छुपा हुआ था। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है कौन, विद्युत मोटर। अब देखिए सिद्धांत, एक विद्युत मोटर जिसको डीसी मोटर भी कहते हैं, याद कर लीजिए, विद्युत मोटर को डीसी मोटर कहते हैं। एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर काम करती है, मतलब डीसी मोटर, इसको एसी मोटर भी बोल सकते हैं, विद्युत मोटर तो होता ही होता है। अब डीसी मोटर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है, एक विद्युत मोटर खेल लिख दिया चलेगा। इस सिद्धांत पे काम करती है कि जब विद्युत प्रवाह एक चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से रखे गए, जब विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा फ्लो हो रहा चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से रखे गए, कंडक्टर मतलब चालक से होकर गुजरता है, तो चालक पर एक बल काम करता है, एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके कारण चालक गति करता है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा। विद्युत मोटर क्या होता है भाई, मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि एक विद्युत मोटर है, इस पर करंट हम जल्दी जैसे करंट देंगे और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में जैसे हम कंडक्टर चालक से करंट गुजारेंगे ना, तो होता ये है कि इस पर एक फोर्स लगता है और क्या होता है, गति हिलने लगता है, गति करने लगता है, और क्या होता है वो जो है यांत्रिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलो नोट डाउन कर लो इसको, 10 नंबर सवाल। तो मैंने आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन बता दिया। कैसी लगी आपको ये सीरीज, कैसा लगा आपको, वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे। एंड पहली बार अगर आप चैनल पे आ रहे हो तो वेलकम, स्वागत, खुशामदीद, खैर मकदम है आपका, एंड स्वागत है। तो भाई साहब करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल पे जुड़ जाइए आप लोग, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको इसका फ़ायदा मिल पाए। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो कुछ देर बाद जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, डेली क्लास का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा जी। ओके, तो वीडियो का यहाँ लास्ट करते हैं। आप लोग लाइक कर दिए हो तो थैंक यू, एंड जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।